हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके 4th वीडियो को लेकर के हम आए हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, हेडिंग देख रहे होंगे कि हैलोएल्केन्स के हम लोग भौतिक गुण, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं स्टडी करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हैलोएल्केन्स। इट मीन्स हैलोएल्केन के भौतिक गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किल किए। देखिए, भौतिक गुण की अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो पहला पॉइंट प्रॉपर नोट्स करते चलिएगा। फिजिकल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो इसके फर्स्ट मेंबर हैं C1, इट मीन्स ऑल द फर्स्ट मेंबर ऑफ हैलोएल्केन्स, जितने भी प्रथम ग्रुप वाले हैं, सपोज दैट CH3X, X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी होंगे सभी के पहले मेंबर्स। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो C2H5 फ्लोरीन एंड C2H5Cl क्लोरोएथिन, ये क्या होते हैं? इनके लिए कहा जाता है कि ये जो होंगे एक कलरलेस होते हैं, स्वीट ऑर्डर वाले गैस होते हैं, यानी मीठी गंध वाले क्या होते हैं? गैस होते हैं। इसके अलावा जो अदर हैं C2 C18 तक के जो मेंबर होते हैं, अब C2 मतलब इन दोनों को छोड़ करके, जैसे C2H5 ब्रोमीन एंड आयोडीन से लेकर के C18 तक। अब C18 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दूने से एक अधिक 37, और फिर हाइलाइट्स होगा। तो यहाँ तक के जो मेंबर होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? कलरलेस ये भी होंगे, है ना। स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेल वाले क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, ठीक ना। अब C18 से एबव जितने भी हैं वे सभी मेंबर क्या होते हैं? कलरलेस भी हो जाते हैं एंड एक कह सकते हैं स्मेललेस या ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड होते हैं। इट मीन्स वैक्स मोम की तरह सॉलिड हो जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स के बेस पर आप इसका स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। सॉल्युबिलिटी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विलेयता। देखिए, हमारा टारगेट ये है कि जो भी चाहे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों को बराबर बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी को हम लोग बोलते हैं विलेयता। विलेयता अगर हम बात करें तो आपको ये मालूम है कि जो हैलोएल्केन्स होता है, हैलोएल्केन्स ये भी कैसा होता है? पोलर है। और वाटर भी क्या होता है? वाटर इज आल्सो पोलर, यानी दोनों ध्रुवी होते हैं। तो ध्रुवीय विलेय अगर है तो ध्रुवीय विलायक में डिजॉल्व होना चाहिए। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहिए। सॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि ये जो होता है इट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में क्या होता है? लेस सोल्युबल या इनसोल्युबल होता है, यानी जल में घुलेगा ही नहीं या बहुत थोड़ी मात्रा में घुल पाता है, ठीक ना। जबकि पोलर है, वाटर भी पोलर है, लेकिन फिर भी। और ऑर्गेनिक में क्या होता है? मोस्टली डिजॉल्व होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछ दिया जाता है कि क्यों ऐसा करता है। हैलोएल्केन्स एंड वाटर बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स बट हैलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर और लेस सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? तो देखिए बेटा, यहाँ पर 2 रीज़न आते हैं। इसके लिए 2 रीज़न माने जाते हैं। फर्स्ट, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए। वाटर में डिजॉल्व होने के लिए कंडीशन होती है कि खुद वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना। या दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो खुद वाटर के पहले के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात होती है, आप जर्नी कर रहे हो
2 सीटर है, 2 लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े हो, तो 2 कंडीशन होता है बैठने के लिए। एक तो कंडीशन ये है कि आप रिक्वेस्ट करिए, मान गए तो मान गए, नहीं माने तो आप कोई भी सामान, अगर मान लीजिए कुरकुरे लिए खरीदे, उनको भी दे दी भैया आप भी खा लीजिए। अगर वो खा लिया तो जान लीजिए कि ज़रूर सीट दे देगा कि आइए थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग होकर के बैठ लेंगे। तो एक तो पोलाइटली हम लोग बैठ सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि या तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर नहीं मान रहा है, जगह मांगे नहीं दिया, एक को उठा करके हटा दिए और वहाँ खुद बैठ गए। अब बगल वाला अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो सीधे कह दिए कि देख रहे हो ना, अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो तुम्हें उठा करके वही रख दूंगा जहाँ उसको रखा हूँ, यानी ग्रेट खली हो। तो 2 कंडीशन होना चाहिए, या तो स्नेह से हम बैठ सकते हैं, या ग्रेट खली हो के उठा करके हटा दिया। तो बेटा यहाँ पर क्या करता है, न तो स्नेह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है, और नहीं इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। सो वाटर में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। यानी यूँ कह सकते हैं नहीं, इट्स अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। एक तो ये अनेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन करने के लिए, दूसरा पॉइंट होता है इट्स हैव नॉट सफिशिएंट एनर्जी फॉर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसके पास 2 फैक्टर होते हैं बेटा, न तो इसके पास इतनी क्षमता होती है कि खुद हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके वाटर के साथ, और न ही इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करा करके वो स्वयं अटैच हो सके, है ना। तो इसलिए ये वाटर में इनसोल्युबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है इसकी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कई बार नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जेडबलई में भी, ठीक है ना। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जितना रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक कैसे अफेक्टेड होता है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, BMP मतलब मध्य प्रदेश मत कहिएगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वान वांडर वाल्स फोर्स। इसका मतलब जितना ज़्यादा वांडर वाल फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वांडर वाल फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोलर मास ऑफ हैलोएल्केन्स, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये मोलर मास के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके जो चेन होती हैं, ब्रांचेस चेन या सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। और एक और पॉइंट हम यहीं पर बात कर लेते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस चेन, है ना, ब्रांचेस चेन। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, वांडर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा वांडर फोर्स लगेंगे उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगी। और वांडर वाल फोर्स किसका ज़्यादा होगा, जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका वांडर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। सरफेस एरिया, हाइड्रोकार्बन चेयर का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो अगर स्ट्रेट चेन है और ब्रांचेस चेन है तो स्ट्रेट चेन की सरफेस एरिया ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है ना। या इसी को हमने ये भी कह दिया कि ब्रांचेस चेन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को इतने पॉइंट अगर आपको कंफर्म है तो क्लियरली आप बता लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चेंज है। तो अगर पूछा जाए कि किसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे और किसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से अगर हम देखें तो आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसके मोलर मास भी ज़्यादा होंगे। इट मीन्स मोलर मास को भी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, देखना ना। तो मोलर मास। अच्छा, दूसरी तरफ अगर वांडर वाल फोर्स की अगर हम बात करें तो वांडर वाल्स फोर्स जो है ये भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल तो सब में है, 12 + 3 15 तो सबके लिए मिथाइल के लिए आ रहा है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का सबसे कम है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन जो होगा ये सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा और ये ज़्यादा शो करता है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट। अगर सपोज करिए कि हैलाइड सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता जाए, CH3I, C2H5I, C3H7I। अब इसमें किसका ज़्यादा होगा? तो ध्यान दीजिए, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो BP बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो भी होगा वो बढ़ेंगे बेटा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयोडीन तो हर जगह सेम है, बट यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन, यहाँ 2 कार्बन आ गए, यहाँ 3 कार्बन आ गए और हाइड्रोजन भी बढ़ता जा रहा है। तो मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी असेंडिंग आर्डर के फॉर्म में होगा। एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपको बताने पड़ेंगे और रिस्पॉन्सिबल होगा मोलर मास को देख करके। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि ठीक है, एल्काइल ग्रुप सेम हो, नंबर ऑफ हाइलाइट्स अगर बढ़ते जाए। सपोज करिए एक एग्जांपल मैंने लिया CH3Cl और दूसरा मैंने लिया CH2Cl2, CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन। अब इनमें पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा, बोलिए। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि भले से हाइड्रोजन कम हो रहा है लेकिन क्लोरीन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, आप चेंज करके किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी बढ़ेगा क्योंकि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? चौथी कंडीशन में लेता हूँ CH3, CH2, CH2, CH2 एंड X, कोई भी हैलाइड्स ले लिया मैंने। अब दूसरा कंपाउंड इसी का पोजिशनल आइसोमेरिज्म लेता हूँ, सॉरी CH3 पोजिशनल क्या कहेंगे, बल्कि इसको कहिए चेन आइसोमर्स। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन, ठीक है ना। एक और बढ़ा दें तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहाँ CH2 एंड X, ठीक है ना। अब तीसरा कंपाउंड्स क्या बनाने चल रहा है? CH3, 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 1 2 3 4 CH2X। अब इनमें अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि सरफेस एरिया जिसकी जितनी ज़्यादा होगी
उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो ओपन चेन होती है इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है कंपेरिजन देन ब्रांचेस चेन। या दूसरे सेंस में देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस चेन, यानी जितनी ब्रांच बढ़ती जाएगी उतना कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी स्ट्रेट चेन होगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा बेटा, और इसमें थोड़ी सी उससे कम ब्रांच हैं और यहाँ पर ज़्यादा। यानी जितना स्ट्रेट चेन होता है वान डेर वाल फोर्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आप इन पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो इसको बढ़िया समझ लीजिए। उसके लिए एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया, इसी के बेस पर सारे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो गाइस अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स की बात करेंगे। CX बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपको पहले भी साथ में बताया था कि यहाँ पर हैलाइड्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया कि जब भी कार्बन पर कोई अटैक करेगा तो हमेशा कौन अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब याद करिए क्लास 11th में आप पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस को, फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियस को पॉजिटिव को चाहने वाला, और जितने पॉजिटिव को चाहने वाले होंगे या तो उन पर नेगेटिव चार्ज होगा या उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो होते हैं कुल मिलाकर के हाइलाइट्स जो नेगेटिव है डिस्प्लेस किया जाएगा किसी न किसी ग्रुप को। तो सबसे ज़्यादा हैलो एल्केन्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापी अभिक्रिया सबसे ज़्यादा शो करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम देखें तो रिएक्शन दो तरह से करता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज करिए कि इस तरीके से फ्लोरीन हो और यहाँ पर क्लोरीन हो और यहाँ बेटा ब्रोमीन हो और आयोडीन हो, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा, तो हमें लग रहा है कि आप बता सकते हैं कि आयोडीन सबसे ज़्यादा शो करेगा। क्यों शो करेगा, याद करिए कि आयोडीन जो होती है इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, साइज बड़ी, डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, आयोडीन की होगी, और सबसे छोटी साइज किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अब बेटा सोचो कि कौन सा इजीली टूट सकता है, हम इस मार्कर को ले, इसको तोड़ना आसान है कि इसके जो ढक्कन है इसको तोड़ना आसान है, तो शायद मार्कर को तोड़ना आसान है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा इतना इजीली टूट जाएगा, और जितना छोटा साइज होगा उसको ब्रेक करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, कार्बन के न्यूक्लियस से वो उतना ही दूर होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड्स क्या होता है, कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, साइज छोटी है, तो एक तो साइज छोटी तो ब्रेक करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो कार्बन से ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, आयोडीन, और सबसे कौन कम करेगा, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बेटा, ये कहा जाता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलाइड्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हैलाइड्स के। जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना फास्ट वो रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बंध वियोजन ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है, उतनी ही कम होती है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सपोज करिए कि अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया बेटा, एंड यहाँ पर हमने कोई हाइलाइट्स ले लिया, CH कोई हाइलाइट्स मैंने ले लिया, CH
CH3, कोई हैलाइड्स मैंने ले लिया बेटा यहाँ पर। यहाँ तीनों मिथाइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन आ गए और हाइलाइट्स। अब इनमें पूछा जाए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक ए वाला, उसके बाद ए वाला, उसके बाद ए वाला। बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया? बेटा याद करो, क्लास 11th में पढ़े हो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अगर दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जो होता है उसमें आप पढ़े हो कि जो मिथाइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन करते हैं, ठीक है ना। यानी इनके लिए अगर हम देखें तो जो एल्काइल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास कोई नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा, रिपल्स नहीं करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जब इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कंपेरिजन देन इसको। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइलाइट्स जो होता है उसके प्रति आकर्षण क्या होगा, कम होगा, तो ईजिली क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को देकर के भगा सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप आ गए, और जब दो कमाने वाले बच्चे आ गए बेटा, और दो जब पैसा देना शुरू कर देंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देंगे, तो यह इसकी कंपेरिजन देन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो याद करिए इसके इलेक्ट्रॉन को देकर के तुरंत बाहर भगाने की कोशिश करेगा, और जितना जल्दी हाइलाइट्स हटेगा उतना ही जल्दी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इनके पास अगर देखें बेटा तो इनके पास तीन एल्काइल ग्रुप हैं, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो जब करेंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगा, तो उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइलाइट्स को बाहर कर देगा। और जितना जल्दी हाइलाइट्स हटेगा उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। कुछ अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप आ जाएंगे तो उनके रिस्पेक्ट में कम शो करना चाहेगा, ठीक है ना। और इसी को हम कह सकते हैं कि ए क्या होती है, ब्रांचेस चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ब्रांचेस चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा ब्रांचेस चेन होगा उतना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उस पर, कार्बन उतना ही इलेक्ट्रॉन धनी होगा और उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ लिए होंगे। 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आगे देखता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुदी से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इतना बुलंद करिए अपने आप को कि खुदा, भगवान, अल्लाह सब पूछने लगे कि बताओ तुम्हारी मर्ज़ी क्या है यार, तुम करना क्या चाहते हो। कबीरदास की तरह, कबीरदास मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है, कासिम मरने से स्वर्ग, मरते समय मगहर चले गए। क्यों? क्योंकि मैं कासिम मर करके एहसान नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ मर करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो बेटा कुल मिलाकर के हमें परिस्थितियाँ नहीं रोक सकती, अगर हम ठान लेंगे, है ना, तो ये जान लीजिए कि पा लेंगे। चलो, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फटाफट राइट करना शुरू कर देना। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, है ना, RO नेगेटिव हो गया, है ना, ये सब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा। या इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये हो गया अमोनिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिएक्शन। बेटा RX ले लिया हमने और NaOH हल्का सा एक्वस पानी में डिसॉल्व किया इसको।
तो देखिए करता क्या है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर भी आपको मालूम है कि पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हाइलाइट्स ब्रेक होगा और OH अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaX। बेटा बन गया एल्कोहल। अब मैंने आपको कभी बताया था, याद करिए कि R की जगह पर चाहें तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल कुछ भी ले सकते हैं, एज योर विश। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो बड़ा एक प्यारा सा एक नेम आता है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए एल्कोहल का आपने प्रिपरेशन किया, अब हम लोग ईथर का भी फॉर्मेशन करना सीख रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसमें क्या करते हैं, RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो सोडियम हाइलाइट्स क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो बन क्या जाएगा, ROR डैश ईथर, और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या देगा, सोडियम हाइलाइट्स। तो इस तरीके से सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, और यहाँ क्या बन गया, ईथर। तो जो भी लेंगे उसके रिस्पेक्ट में ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड्स। एक एग्जाम्पल देख लीजिए अगर दिक्कत कर रहा है तो, C2H5 हमने ब्रोमीन ले लिया बेटा, इथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड इसको हीट कर दिया तो NaBr तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, अब बनेगा क्या, C2H5O, C2H5 प्लस NaBr, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, डाई इथाइल ईथर, या IPSC में एथॉक्सी एथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग ईथर का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस करा सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, हम लोग एस्टर का भी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ क्या करना होगा, सिल्वर साल्ट को ले लीजिए, RCOOAg प्लस एल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए R, इसको हीट करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसको एल्कोहल में डिजॉल्व कर देते हैं, तो सिल्वर हैलाइड्स बाहर हो जाएंगे और बन क्या जाएगा, RCOOR आइडेस प्लस AgX। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि AgX बाहर, RCOO आइडेस बन जाएगा। यही क्या कहलाता है बेटा, एस्टर। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का भी हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एल्काइन का फॉर्मेशन करने के लिए RX प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr, ठीक है ना। जितना चाहें उतना आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो इनसे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से सोडियम हैलाइड्स बाहर हो जाएगा। NCERT में एक रिएक्शन आएगा, है ना, एल्काइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में भी कई बार पूछा है। तो एल्काइल हैलाइड्स और प्लस करते क्या है, यहाँ पर सोडियम का मतलब एल्काइन का सोडियम साल्ट ले लेते हैं। एल्काइन का सोडियम साल्ट जब लेंगे तो सोडियम हैलाइड्स बाहर हो जाएगा और बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, बन गया एल्काइन। एनी प्रॉब्लम, सोडियम हैलाइड्स, ठीक है ना। तो सोडियम हैलाइड्स इट मीन्स एल्काइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फिर यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि अमोनिया जो होता है एक खुद इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, RX प्लस अमोनिया, अमोनिया को थोड़ा सा दारू पिला दीजिए, इट मीन्स एल्कोहलिक। तो अब वो फास्ट रिएक्शन करना चाहेगा, बड़ा इफेक्ट पड़ता है अमोनिया का, है ना। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा,
एक हाइड्रोजन तो यहाँ से गायब होगा, किस रूप में, HX के रूप में, और बन क्या जाएगा RNH2, 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन, इसको प्राथमिक एमाइन कह सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो अगर मान लीजिए आगे बढ़ाना चाहते हैं चेन को, तो फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, पर्याप्त मात्रा में लीजिए, तो फिर से एक हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ बेटा बाहर क्या हो जाएगा HX, और यहाँ पर हो जाएगा RNRH। इसको बेटा हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर अगर मन कर रहा है कि नहीं मैं यहीं से रुकना नहीं चाहता और आगे चलना चाहता हूँ, तो डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड्स फिर लीजिए, तो ये जो तीसरा हाइड्रोजन है ये भी बेटा बाहर हो जाएगा HX। अब क्या बन गया RNRR, इसी को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एमाइन, टर्सरी तृतीयक एमाइन हो जाएगा। फिर भी आप याद करिए कि नाइट्रोजन क्या करता है, टेट्रा भी शो करता है, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते बेटा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी बचा हुआ है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो होगा अब बाहर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा और हैलाइड साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स NRRR, और बाहर क्या बना लेगा बेटा हैलाइड्स, जो हैलाइड्स लेंगे वही। अमोनियम किसकी तरह दिख रहा है, अमोनियम हैलाइड, तो 4 अगर मिथाइल होंगे तो क्या कहेंगे टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, साल्ट का प्रिपरेशन कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एमाइन भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी एमाइन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टर्सरी एमाइन का भी प्रिपरेशन इससे किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा थोड़ा सा कुछ और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है, वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछ दिया जाता है, याद करिए क्लास 11 में पढ़े हैं आप, इससे रूबरू हैं बेटा। एल्काइल हैलाइड्स, 2 एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन 2 सोडियम मोल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से 2 हैलाइड ग्रुप बाहर हो जाएंगे और दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच होकर के क्या बना देंगे एल्केन एंड 2NaX, ठीक है ना। यहाँ क्या है बेटा एल्काइल हैलाइड। अब जो चाहें आप मिथाइल ले लीजिए, तो मिथाइल तो क्या होगा एथेन का फॉर्मेशन करेगा। तो कुल मिलाकर के है क्या वुड्स रिएक्शन, when the alkyl halide is react with sodium metals in the presence of dry ether to form alkane, this reaction is called Woods reaction। यानी हिंदी में अगर हम बोले तो इसको कह सकते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर 2 एल्काइल ग्रुप कंबाइन होकर के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो भी आप चाहें ले सकते हैं। चलिए अगर कन्फ्यूजन है तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH3 CH3 एंड CHX प्लस यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम मेटल्स प्लस इसके 2 मोल हमने ले लिया, यहीं पर ले लीजिए 2 मोल। CH3 CHX भी ले सकते थे। अब जब 2 मोल को लेंगे बेटा तो ये तो 2 मोल सोडियम हैलाइड्स बाहर हो जाएंगे। अब ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा CH3 CH3, याद करिए CH, और फिर वही जस्ट लाइक उसी तरीके का कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखो बेटा तो वुड्स रिएक्शन का हम लोग तब यूज करते हैं जब चेन का लॉन्गेशन करना हो, यानी जस्ट डबल करके देता है। अगर आप 1 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन का फॉर्मेशन करेगा। अगर इथाइल यहाँ लेंगे तो सीधे ब्यूटाइल देगा, प्रोपाइल लेंगे तो सीधे हेक्साइल देगा, हेक्सेन। तो इस तरीके से जस्ट डबल देता है।
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक और इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कहानी वही है, बस किरदार चेंज। यहाँ पर जिंक मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब हम सोडियम की जगह पर जिंक मेटल को लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? उसी तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, बाई प्रोडक्ट ZnX2। यानी यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब जिंक धातु से कराते हैं बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम लोग कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है ना? तो आई होप समझ लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा देखिए, अब हम लोग देखते हैं बीटा डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन, यानी इसको हम कह सकते हैं बीटा बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण अभिक्रिया हिंदी में। ठीक है ना? यानी एल्काइल हैलाइड्स का बीटा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बाहर निकलेगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके पहले आपने क्या देखा था? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन था। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, एलिमिनेट करता है। तो देखिए किस तरीके से करेगा बेटा। याद करिए कि CH3 CH2, अगर हमने यहाँ पर कोई हाइलाइट्स ले लिया और यहाँ आपने लिया NaOH, ठीक है ना? अब अगर यहाँ पर वाटर एक्वस सॉल्यूशन लिए होते तो डायरेक्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अगर आप एल्कोहल लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला रिएक्शन मैंने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था तो वहाँ पर मैंने एक्वस लिया था NaOH। जब एक्वस लेंगे तो ब्रेक करता है। वाटर का काम क्या होता है? ब्रेक करना। और ब्रेक करके पूरा OH को यहाँ पर ले जाएगा और हाइलाइट को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हम एल्कोहल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। एल्कोहल क्या करता है? एक तरीके से डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन कराता है यानी वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलग कर देता है, हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में अलग करता है। अच्छा, जितने इसका मतलब कि जितने ड्रिंकिंग करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि एल्कोहल जो होता है वो लीवर में पहुंचने के बाद या हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए पहले से ही क्या करते हैं? वाटर मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है ना? तो वाटर मिक्सअप कर देते हैं ताकि पहले से ही वाटर पहुंच जाए, ताकि कम इफेक्ट पड़े एल्कोहल का। वाह, लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ ली है वो सब। देखिए यहाँ पर हम बात करें NaCl, तो देखिए बाहर हो ही जाएगा। अब प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर NaCl तो बाहर हो गया, बट ये OH डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। वो क्या करता है? बीटा डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हाइलाइट को क्या करता है? बाहर करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भी लेगा। तो हाइड्रोजन कौन सा लेगा? बीटा हाइड्रोजन को। अब कहोगे बीटा हाइड्रोजन कौन होगा? एक चेन और मैं बढ़ाता हूँ बेटा। कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है दैट इज अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी वाला कार्बन बीटा कार्बन और उसका पड़ोसी गामा कार्बन होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के जितने हाइड्रोजन हैं सभी अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, बीटा कार्बन के जितने हाइड्रोजन हैं सभी बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ बीटा हाइड्रोजन को लेकर के H2O के फॉर्म में बाहर कर देगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? बोल दीजिए CH3। अब यहाँ पर बेटा CH सिर्फ बचा और यहाँ CH2 तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और NaCl प्लस H2O बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है ना? तो अगर एल्कोहलिक NaOH या KOH लेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा एल्किन का प्रिपरेशन करता है। थोड़ा एक और एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ। CH3 CH2 Br CH3। अब बात यहाँ पर एक चीज़ आती है कि यहाँ तो दो बीटा हाइड्रोजन हो गए। याद करिए अल्फा कार्बन हाइलाइट्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका पड़ोसी कार्बन बीटा, इधर भी बीटा गामा। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा। किससे रिएक्शन कराएंगे? जब हम KOH कैसा एल्कोहलिक, तो दो तरह का प्रोडक्ट देगा। KBr तो बाहर तो हो ही जाएंगे, ये तो आपको पता ही है कि KBr बाहर हो गया, हटाइए, प्लस H2O भी बाहर ही हो जाएगा
अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये वाली बीटा हाइड्रोजन से निकलता है, ठीक है ना, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन निकल चुका है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बस समझ में आ रही है। अब KBr और एक हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में चला गया। अभी मत करना कि डिसबैलेंस इक्वेशन है, बेटा परसेंटेज होते हैं, अगर ये 90% बन रहा तो ये 10% बनेगा, टोटल 100% ही रहता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कौन मेन प्रोडक्ट होगा। भाई अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बेटा इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आता है, सेट-जेफ रूल्स। सेट-जेफ रूल्स। सेट-जेफ बाबा ने क्या कहा था, बड़ी अच्छी बात कहा था उन्होंने, कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा हो, दो तरह से एल्किन का फॉर्मेशन, तो हमेशा वह एल्किन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं जिसके बोथ साइड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हों। यानी जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप वो रखेगा दोनों साइड में, वो ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। तो आप बताओ कि इसके, ठीक है मैं मानता हूँ कि इधर तीन कार्बन वाला एल्काइल बन रहा है, लेकिन इधर कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक। लेकिन इसके पास देखिए तो इधर भी दो बन रहे हैं, इधर भी दो बन रहे हैं, तो ज़्यादा दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कौन देता है, सेकेंड वाला। या दूसरे सेंस में ये कह दे बेटा कि अगर हम नामकरण इसका करें IPSC तो क्या हो जाएगा, IPAC ने हो जाएगा ब्यूट 1-इन, यानी हम फर्स्ट पर डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे। वो कहता है कि आप काउंट उसको मोर डिस्टेंस पर रख दीजिए ना, वो मेन प्रोडक्ट होगा जहाँ डबल बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन पर पहुँच जाए। तो बेटा अगर इसको हम देखेंगे तो 1 2 3 4, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर चलिए, सेकेंड प्लेस पर आने वाला है, तो ब्यूट 2-इन, तो ज़्यादा प्लेस पर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। सो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा एंड दिस इज़ माइनर प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं। तो देखिए बेटा रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हाइलाइट्स ग्रुप जो होते हैं स्पेशल कंडीशन पर अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स अगर देखा जाए तो चेन आइसोमर्ज को शो करते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 यहाँ पर हाइलाइट्स मैंने ले लिया बेटा। अगर इसको कदाचित आप एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में 573 केल्विन तक हीट कर दीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो हाइलाइट्स क्या करता है, ये अपने प्लेस को चेंज कर लेगा। इट मीन्स आ जाएगा CH3 X CH एंड CH3। यहाँ पर क्या था, 1 हेलो प्रोपेन और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है ना। तो 2 हेलो प्रोपेन का यहाँ प्रिपरेशन कर लेगा। अब एक बात आती है, यानी यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइलाइट्स होते हैं वो हाइलाइट्स अपने पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पोजिशनल आइसोमर्ज को शो करते हैं। CH3 CH2 Cl। अब बेटा देखिए अगर इसको एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे 573 केल्विन तक, तो देखिए होता क्या है कि अगर हाइलाइट्स जो होता है डायरेक्ट उस कार्बन से अटैच होना चाहेगा जिस पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर ऐसा कार्बन है तो ध्यान दीजिएगा वो उस पर अटैक करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में हाइलाइट्स यहाँ अटैच हो जाएगा, क्लोरीन है तो यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये जो होगा इस साइड चेन में जुड़ जाएगा, ये वाला क्या करेगा पोर्शन साइड चेन में चला जाएगा। इट मीन्स CH2 CH3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि रीअरेंजमेंट के बाद
एक रिएक्शन करता है बेटा RX प्लस AgCN, और यही RX रिएक्शन करेगा KCN या सोडियम साइनाइड से। तो दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर CN से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन अटैक करता है RNC प्लस AgX। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट इन दोनों में अगर रिएक्शन होता है तो कार्बन अटैक करेगा RCN प्लस KX, ठीक है ना। इसी तरीके से नाइट्रो ग्रुप से भी रिएक्शन करके AgNO2 और KCNO2 दोनों नाइट्रो ग्रुप से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी कहानी थोड़ी लंबी है और बोर्ड में और आपके नीट और जेईई एग्जामिनेशन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन 4 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, जिनको हम लोग देखेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे हेलो एरिन्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही साथ इसके किस तरीके से रिएक्शन करता है, क्यों ऐसा करता है और इसका सुपर ट्रिक क्या है, कैसे हम ज़िंदगी भर याद कर सकेंगे, उसके ट्रिक के साथ मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि यही आपका स्नेह होता है हम लोग के प्रति, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।